हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस 16 एंड 17 जुलाई की। जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कल के और आज के, उसकी हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। चलिए पहले अपने आर्टिकल की टूवर्ड्स चलते हैं। तो गाइज पहला टॉपिक है इंटरफेरेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन डू विदाउट। तो ये आर्टिकल जो है आर के राघवन ने द हिंदू में लिखा था कल। एंड आर के राघवन फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ये बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है कि जुडिशल इंटरवेंशन और जुडिशल इंटरफेरेंस में एक फ़र्क होता है। जुडिशल इंटरवेंशन जो है, जुडिशल इंटरवेंशन पर से इज़ नॉट रॉन्ग। जुडिशरी का राइट है अपने डोमेन में टू इंटरवीन वेयर रिक्वायर्ड, बट जुडिशल इंटरफेरेंस जो है एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। बिकॉज अगर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को उनका काम नहीं करने देंगे और जुडिशरी अगर अननेसेसरी इंटरफेयर करेगी, सो वो उनके डोमेन में नहीं आता, दैट इज अनएथिकल। ठीक है जी। नाउ वाई दिस इशू नीड्स टू बी कंटेस्टेड। ठीक है जी। सबसे पहली बात यहाँ पे ये होती है, ऐसा व्यू माना गया था कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, स्पेशली जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनकी इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैटर्स में। यानी कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपेल करते हैं पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट करने के लिए, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई गई होती बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है। नाउ व्हाई दिस इशू नीड्स टू बी कंटेस्टेड में, दिस व्यू शुड बी एग्जामिन्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ ग्रोइंग इंस्टेंसेस ऑफ सबॉर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर्स एंड इवन हाई कोर्ट्स डायरेक्टिंग द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू अफेक्ट द अरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या टेक था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट courts have no authority to direct an investigating officer to turn to direct the arrest of any particular individual connected with a crime. ठीक है। लेट द पुलिस डू देयर जॉब। इस आर्टिकल में आर के राघवन ने ये भी मेंशन किया दैट नो डाउट ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे ये बहुत जाहिर सी बात है दैट जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द पब्लिक एंड द पुलिस, वो बहुत ज़्यादा है। पुलिस हमेशा सही नहीं होती है। हमने बहुत बार देखा दैट पुलिस एट्रोसिटीज़ करके काफ़ी बार ऐसा होता है दैट इनोसेंट लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, इनोसेंट लोगों को भी स्ट्रिंजेंट लॉज के तहत उनको जेल में डाल दिया जाता है। बट पर से एज पर द लॉ, द पुलिस हैव टू डू देयर इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड इन द CRPC। ठीक है जी। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और द हाई कोर्ट्स हैव नो राइट टू इंटरफेयर। दे कैन इंटरवीन, इंटरवेंशन इज कंस्ट्रक्टिव, बट इंटरफेरेंस इज नॉट टेकन इन अ गुड लाइट। ठीक है। नाउ प्रिंसिपल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है। किसी को भी जब अरेस्ट किया जाता है वो तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं होता। तो गिल्टी प्रूफ करने का जो बर्डन है वो पुलिस के ऊपर लाया करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर लाया करता है कि वो एविडेंसेस इकट्ठे करे, सबूत इकट्ठे करे, जिससे उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए हैं, अक्यूज के अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए हैं, वो सही साबित हो सके। ठीक है जी। Unreasonable intervention is not really recommended, and unreasonable intervention by the courts can cut at the root of criminal justice ethics. Right? Now, how does judicial interference impacts policing? Because obviously पुलिस का जो मोराल है वो डिस्टर्ब होगा। ऑलरेडी जैसे हमने बात करी कि पब्लिक ट्रस्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पब्लिक एंड द पुलिस। ठीक है। आमतौर पे पुलिस को ज़्यादा अच्छी लाइट में पब्लिक नहीं देखती है। ऐसी बात नहीं है कि सारे पुलिस ऑफिसर्स खराब होते हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स अपराइट भी होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं, बट आमतौर पे देखा गया दैट पब्लिक परसेप्शन इज अगेंस्ट द पुलिस, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि वो बहुत टोटलिटेरियन फोर्स है और बहुत स्ट्रिक्ट फोर्स है। तो उस लाइट में अगर जुडिशियल इंटरफेरेंस हो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन मैटर में, तो पुलिस का जो मोराल है वो और ज़्यादा डाउन जाता है। ठीक है। harmful to the police morale and cuts at the roots of field policing. ठीक है। there already exists a huge trust deficit, जैसे मैंने बताया अभी, between the public and the police. Now, lack of faith in the police ability and integrity. Now, अगर judicial interference ज़्यादा हो रही है, that will somehow show that there is not much faith in the police. अगर judiciary unnecessarily intervention ज़्यादा दिखा रही है, अगर पुलिस को पर्टिकुलर एक्शंस लेने के लिए वो कह रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, दैट शोज दैट
कि पुलिस में इतनी एबिलिटी नहीं है, उतनी उनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना काम ठीक से कर सके, तो डेफिनेटली उनका मोरल डाउन जाएगा। ठीक है। नाउ कोर्ट इंटरवेंशन इज डिफरेंट दैन कोर्ट इंटरफेरेंस। वाइल द फॉर्मर इज कंस्ट्रक्टिव, जैसे मैंने बताया, द लैटर यानी कि द कोर्ट इंटरफेरेंस इज नॉट सैंक्शनड बाय द लॉ। ठीक है जी। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस इन लॉ फॉर पुलिस टू परफॉर्म इट्स इन्वेस्टिगेशन ड्यूटीज। ठीक है, तो सीआरपीसी जो है जी हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, now that gives sufficient discretion in the investigating officer to take decisions as arrests and searches or even dropping of charges after the filing of FIR। तो ये CRPC enough sufficient provisions provide करता है investigating officer को कि चाहे वो अरेस्ट करे, एविडेंस इकट्ठा करे, या एविडेंस इकट्ठा करने के बाद अगर ये भी लगे कि नहीं, जिसको अरेस्ट किया गया है वो गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है, तो ये सब के सब प्रोविजंस सीआरपीसी में बहुत अच्छी तरह से मेंशन्ड है। तो पुलिस अपना काम एज पर द लॉ करती है, एज पर द कोड्स मेंशन्ड इन द सीआरपीसी। ठीक है। नाउ कोर्ट शुड रिमेंबर दैट पुलिस आर अ वेल एस्टैब्लिश्ड हायरार्की दैट इज ऑब्लिगेटेड टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये बर्डन पुलिस के ऊपर लाया करता है कि जो अक्यूज्ड है वो इनोसेंट है या गिल्टी है। वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑलरेडी मेंशन है हमारे लॉज में। सो इस करके कोर्ट्स को अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR मैंडेटरी। तो ये बात हमको सबको समझने के लिए बहुत जरूरी है एज नॉर्मल पब्लिक ऑल्सो, दैट एज पर द प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द लॉ FIR फाइल करना एक चैरिटी का एक्ट नहीं है। इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इट इज मैंडेटरी, राइट, इट इज वेरी मच मैंडेटरी। ठीक है। द कंप्लेंट में इवन बी फॉल्स और मलिशियस। हो सकता है कि FIR आप किसी के अगेंस्ट सिर्फ उसके बदला लेने के लिए या कोई अपनी खुद तक निकालने के लिए किसी के अगेंस्ट कोई झूठे मूठे चार्जेस आप लगा के किसी के अगेंस्ट FIR लगा रहे हैं। तो FIR के जो बुनियाद हैं वो झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन FIR रजिस्टर हमेशा होती है और वो मैंडेटरी है FIR को रजिस्टर करना। वो चार्जेस सच है कि चार्जेस कितने सच हैं कितने झूठ हैं वो बाद की बात है। दैट इज समथिंग विच विल बी एनालाइज्ड लेटर ऑन बाय द पुलिस, दैट वेदर दीज आर जेन्युइन चार्जेस फाइल्ड फॉर द FIR और नॉट। बट FIR फाइल करना मैंडेटरी है, इट इज नॉट एट ऑल एन एक्ट ऑफ चैरिटी। क्लियर? ठीक है। नाउ CRPC मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू राइट अ डायरी। सो डायरी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना के रखता है जहां पे वो डिटेल्स उसमें मेंशन करता है ऑफ द एक्शन टेकन पोस्ट द रजिस्टरिंग ऑफ द FIR ऑन अ डे टू डे बेसिस। ठीक है, तो FIR रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो भी उसने एक्शंस लिए हैं, जो भी एविडेंस इकट्ठा करा है, सब वो सारी की सारी जो चीजें हैं, ऑल दीज एक्शंस टेकन हैव टू बी मेंशन्ड इन अ पर्टिकुलर डायरी एंड दैट डायरी हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो ये जो सारा का सारा काम है, ये कानून ये प्रोवाइड करता है। कंक्लूजन, the courts can question an investigating officer on the merits of his or her investigation in the case post registration of FIR। अब यहां पे आती है इंटरवेंशन। this can be called as intervention। तो ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है। कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आपने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन करी है, इतना टाइम हो गया अक्यूज को जेल में रखे को, अब अभी तक आपने क्या सबूत इकट्ठे करे, क्या एविडेंस इकट्ठा करा है, तो वी वुड वांट टू नो। तो ये पॉजिटिव इंटरवेंशन है, यहां पे हम इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। बट द कोर्ट्स कांट डायरेक्ट द ऑफिसर टू अरेस्ट एनीवन बिफोर इवन द एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड एंड स्क्रूटिनाइज्ड। ठीक है, दिस इज नॉट sustainable by law. This action of court is unsustainable by law. So it would not be obviously justified to paint every officers के हर एक पुलिस ऑफिसर करप्ट होता है, डिसऑनेस्ट होता है, या मनी गॉबलिंग ऑफिशियल्स होते हैं, उनको बस पैसे इकट्ठा करने की ग्रीड होती है। It would not be good to really portray that for everyone, because every police officer is different. There are very honest and upright police officers in our country also, and the former CBI director R.K. Raghavan is one of them. So ये आर्टिकल काफी अच्छा लगा मुझे, सो दैट्स वाई ये एथिक्स के सेक्शन पे मैंने शेयर किया। देन नेक्स्ट, अनदर वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय विवेक काटजू, फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट, फॉर्मर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर। सो इनका आर्टिकल आया है, अ स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टेट मस्ट बी ह्यूमेन। ये किस कंटेक्स्ट में आर्टिकल है जी? इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल आया है। अभी आपको पता है पिछले हफ्ते स्टैन स्वामी की डेथ को लेके बहुत सारी बात न्यूज़ में चली थी, एंड बहुत सारे एक्टिविस्ट ने, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने, ट्राइबल एक्टिविस्ट ने इंडिया में भी और ग्लोबली भी इस बात का बहुत अफसोस जताया दैट एक
इतने सीनियर सिटीजन की, ही वॉज 84 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन डिजीज। इस हालात में उनकी डेथ हुई जहाँ पे उनको पानी पीने तक के लिए भी एक सिपर नहीं दिया गया, पानी का ग्लास नहीं दिया गया, स्ट्रॉ नहीं दी गई, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। एंड इन द मिडल ऑफ द पैंडमिक दिस वॉज नॉट सीन इन अ गुड लाइट। ठीक है, अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे उस केस के बारे में, बिकॉज इस आर्टिकल में जो कंटेक्स्ट डिस्कस किया गया वो ये डिस्कस किया गया है कि इंडिया अपनी लिबरल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बहुत प्राइड लेता है, राइट। इंडिया is a very strong and a liberal democracy, and we have seen that from the last 75 years. So, but if India is a strong and liberal democracy, why is that the state failed in the case of Stan Swamy? After all, he was a tribal activist, and after all, despite all the drama which happened, the NIA was unable to obtain any evidence against Stan Swamy, which could prove that actual में Stan Swamy एक अर्बन माओइस्ट थे या एक माओइस्ट सिंपथाइजर थे या अर्बन नक्सल थे, बिकॉज इस तरह की टर्म्स काफ़ी यूज़ की जाती हैं प्राइम टाइम टीवी चैनल्स पे, अर्बन नक्सल्स, एंटी नेशनल। सो इस तरह का कुछ NIA प्रूव नहीं कर पाया, और पिछले साल अक्टूबर से स्टैन स्वामी कस्टडी में थे। ठीक है, तो इसको लेके बहुत सारी बात की गई थी पिछले हफ्ते में, काफ़ी आर्टिकल्स आए थे। हम इस कंटेक्स्ट में बात करते हैं। तो ग्लोबल कंडेमनेशन काफ़ी हुआ स्टैन स्वामी की डेथ को लेके। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बैचेलेट, ही स्टेटेड वी आर डीपली सैडन्ड एंड डिस्टर्ब्ड। ठीक है जी। उस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उनका ये कहना था, कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द डिलिबरेट निगलेक्ट एंड टारगेटिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ग्लोबल ओपिनियन वाज नॉट वेरी मच फेवरेबल अगेंस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो ग्लोबल ओपिनियन बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था। इस तरह की ग्लोबल रिपोर्ट्स काफ़ी आती रहती हैं जो इंडिया की डेमोक्रेसी को, इंडिया की फ्रीडम को एक अच्छी लाइट में नहीं पोर्ट्रे करती है। बट नेवरदलेस जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने इस बात का डिफेंस लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा अगेंस्ट दिस ग्लोबल क्रिटिसिज्म, दैट इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट, a range of national and state level human rights commission that monitor violations, a free media and vibrant vocal civil society। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना था दैट हमारी अपने इंस्टीट्यूशंस है, हमारा अपना एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सो प्लीज़ डोंट टेल अस दैट व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी डोंट नीड टू डू। एंड हमारे स्टेट में वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं दैट लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज अपहोल्ड रहे। ये कहना था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। नाउ बट विवेक काटजू कहते हैं दैट व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, ये तो डिफेंस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कह दिया। इवन जब पीछे फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे जो वो टूल किट कंट्रोवर्सी चली थी, या जो ग्रेटा थनबर्ग ने कमेंट किया था, तो उसको लेके भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत डिफेंसिव मूड में आ गई थी। ठीक है, आमतौर पे कोई भी ऐसी रिपोर्ट, इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो इंडिया को अच्छी पिक्चर में नहीं पोर्ट्रे करती, हमेशा वी टेंड टू बी मोर डिफेंसिव। बट एज अ फॉर्मर डिप्लोमैट विवेक काटजू क्या कह रहे हैं दैट व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, right? Do we want to see such more incidents of people suffering from Parkinson disease, 84-85-year-old people, जिनकी सिर्फ यही गलती थी कि वो ट्राइबल एक्टिविस्ट थे, या जिनकी सिर्फ यही गलती थी कि वो ट्राइबल्स के हितों के लिए इतने टाइम से लड़ रहे थे? क्या इस करके उनके अगेंस्ट आप UAPA, सेडिशन, NSA जैसे एक्ट्स लगा दें? सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो डिप्लोमेसी रिक्वायर्स एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल लिबरल ओपिनियन। ठीक है जी, नॉट वुडन एंड इनफ्लेक्सिबल असर्शंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ओनली। सो इट्स आई मीन अगर कुछ हुआ है गलत तो उसको एक्सेप्ट करने में भी कोई बुरी बात नहीं है। इट्स नॉट गुड टू बी डिफेंसिव ऑल द टाइम, राइट। इंडियाज कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर पैरामाउंट, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया के जो कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट है। अगर इंडिया के कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को किसी भी व्यक्ति से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से खतरा है, सो जो भी स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट लॉज हैं वो लगने चाहिए हैं, लेकिन उस बात का एविडेंस होना चाहिए, उस बात का सब्सटैंशियल प्रूफ भी होना चाहिए। बट दे शुड नॉट कम इन द वे ऑफ सिविल लिबर्टीज, दे शुड नॉट कम इन द वे ऑफ students or political activists protesting against a certain policy of the government, and certainly not against an 84-year-old man suffering from Parkinson disease who was a tribal activist, and he was known amongst everybody globally as well as in India. He was quite a known personality. India's commitment post-independence was to achieve development not through an authoritarian polity but a democratic and liberal one. ठीक है, आफ्टर ऑल इसी पर्टिकुलर राइट्स के लिए हमने 200-250 साल अंग्रेजों से भी लड़ाई करी।
ठीक है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने इस टोटलिटेरियन और अथॉरिटेटिव पॉलिटी के अगेंस्ट ही इतने साल लड़ाई करी थी। तभी करके हमको जब आज़ादी मिली तो हमने ये बात इंश्योर करी थी कि हम ऐसी टेंडेंसीज अपने कंट्री में जनरेट नहीं होने देंगे। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव स्टेट कैन एंड मस्ट ऑल्सो बी अ ह्यूमन स्टेट। ठीक है जी, इंसानियत होनी भी जरूरी है। जहां पे जरूरी है कि भाई आप स्ट्रिंजेंट एक्शन लीजिए तो वहां पे वो भी जरूरी है, बट जहां पे आप किसी की सिविल लिबर्टीज को या किसी की डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को वायलेट कर रहे हैं, सो वहां पे एक ह्यूमन एंगल आना बहुत जरूरी है। एंड वहां पे स्टेट का इंटरवेंशन भी जरूरी है। जुडिशियल इंटरवेंशन तो चाहिए, बट स्टेट का इंटरवेंशन भी चाहिए और स्टेट की अकाउंटेबिलिटी भी वहां पे पूरी बनती है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जुडिशरी? Because after all, let's not forget, Stan Swamy had applied for a bail plea in the Bombay High Court, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो बेल एक्सेप्ट नहीं करी थी, डिनाई कर रहे थे। एंड स्टैन स्वामी की जो नेक्स्ट हियरिंग थी उसकी डेट भी आगे बढ़ाई जा रहे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली बिफोर द हियरिंग कुड बिगिन, स्टैन स्वामी पास्ड अवे जस्ट 2 days बिफोर द नेक्स्ट हियरिंग इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो जुडिशरी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी पीछे हम देख रहे हैं कि जुडिशरी भी बहुत एक्टिवली NSA या UAPA या सेडिशन को लेके काफ़ी एक्टिवली और वोकल बोल रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हैं। नाउ व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर फ्रॉम द जुडिशरी? Special laws are essential to meet the challenges that arise from violence. No doubt in that. इस तरह के लॉज की जरूरत है which are against the core national security interest of the country. However, they must be applied rationally and sensibly. ठीक है, अब jail is the rule, bail is the exception. याद करिए परसों वाले लेक्चर में मैंने एक बात बोली थी दैट जो जस्टिस VK कृष्णस्वामी अय्यर थे, उन्होंने 1977 के एक जजमेंट में कहा था दैट जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल शुड बी द रूल। लेकिन ये उल्टा हो गया है कि जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन। ये जो लॉज हैं, ठीक है, जैसे कि आपका UAPA हो गया, ठीक है, या आपका NSA हो गया, या आपका सेडिशन एक्ट हो गया, ठीक है, इसमें आप भी जानते हैं कि इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत स्ट्रिंजेंट होता है। Now, this principle can cause a lot of loss of dignity and liberty to an individual who has been arrested under the special laws. ठीक है, strong evidence, not suspicion, must exist to prove his or her guilt. So, एक substantial evidence होना बहुत जरूरी है। Just एक suspicion के basis पे या डर के basis पे या apprehension के basis पे आप किसी के against इतने strict और stringent laws नहीं लगा सकते। That will not portray you in a good light globally. After all, इंडिया की जो soft power है, ठीक है, जो इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जो बूस्ट करता है, सो ये सब चीजें इंडिया की सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट डिप्लोमेसी को हर्ट करेगा इन फ्यूचर। सुप्रीम कोर्ट शुड कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ केसेस वेयर प्रिजनर्स आर लैंग्विशिंग इन जेल फॉर ईयर्स विद इनसफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट देयर चार्जेस। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे प्रिजनर्स हैं जिनका अभी ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ है और वो इतने समय से जेल में बंद है, कोई एविडेंस उनके अगेंस्ट इकट्ठा नहीं हुआ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दी स्ट्रिंजेंट लॉज या जस्ट बिकॉज ऑफ दी एप्रीहेंशंस उनके अगेंस्ट ये चार्जेस लगा दिए गए हैं विच डू नॉट पोर्ट्रे इन अ गुड लाइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में ये कल आया था, द पोस्ट पैंडेमिक डॉक्टर। ठीक है, ये श्रीनाथ रेड्डी ने आर्टिकल लिखा है। काफ़ी जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी जाने माने एक पर्सनालिटी हैं इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी। नाउ ये किस कंटेक्स्ट में आर्टिकल लिखा गया? इस कंटेक्स्ट में लिखा गया दैट व्हाट शुड बी द रोल ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल एजुकेशन पोस्ट कोविड। ठीक है, अब ये देखिए नई बीमारी थी, कोरोना वायरस वाज अ वेरी नोवेल डिजीज। नोबडी इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी हैड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस काइंड ऑफ अ वायरस एंड नोबडी प्रेडिक्टेड दैट इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इतना ज़्यादा हैवक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये सब दवाइयों के बारे जो हम रोज़ सुनते हैं, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, राइट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इतनी सारे नए वेरिएंट्स के बारे जो हम रोज़ सुन रहे हैं, ये डॉक्टर्स के लिए भी नई इन्फॉर्मेशन है, हमारे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन है। बट ज़्यादातर डॉक्टर्स को मैटर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन, बिकॉज डॉक्टर्स आर द वन जिन्होंने फोर फ्रंट में पेशेंट्स को संभालना है और पेशेंट्स को ट्रीट करना है। सो हाउ कैन कोविड-19 के आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी बीमारी आए, कोई ऐसा पैंडेमिक आए, तो what are the lessons learned from COVID-19 and how can COVID-19 become a catalyst in revamping the medical ethics? ध्यान से नोटिस करिए, ये आर्टिकल भी एथिक्स और इंटेग्रिटी के कंपोनेंट के अंडर ही आता है। ठीक है, नाउ new competencies among young doctors amidst the changing channels of demand and delivery of
हेल्थ सर्विसेज। तो नई तरह की कैपेबिलिटीज़, नई तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है जो नए डॉक्टर्स हैं, जो भी आने वाले टाइम में डॉक्टर्स बनेंगे, ताकि वो जो इवॉल्विंग चैलेंजेस और डिमांड्स हैं जो हेल्थ सेक्टर डिमांड कर रहा है इस वक्त, उसको वो मीट कर पाएँ। आफ्टर ऑल अभी हमने सेकेंड वेव में देखा दैट हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेल्थ सेक्टर था, दैट कंप्लीटली क्रम्बल्ड। We wouldn't want that in future such a possibility happens, right? सी स्पेनिश फ्लू के टाइम पे तो हम कह सकते थे कि हम वी वर अंडर कलोनियल रूल, दैट वाज 100 years बैक। ठीक है, तो स्पेनिश फ्लू के टाइम पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट अभी आज 2020, 2021, 2022 में भी वी कांट गिव दैट एक्सक्यूज कि हमारा अभी भी पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, वी कांट से दैट वी डोंट हैव इनफ डॉक्टर्स। हमारे पास पूरे इंडिया में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बट हमको ग्रूमिंग ऐसी करनी है मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर्स की, जहां पे वो नई तरह के डिमांड और चैलेंजेस को मीट कर पाए। ठीक है, उसके बाद नीड टू रिवाइव द साइंटिफिक परसेप्ट्स एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, अब ऑब्वियसली प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में हमने देखा कि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर ने यहाँ पे बहुत ग्रीड दिखाया कोरोना के टाइम पे, अननेसेसरली ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, अननेसेसरली ऐसे ड्रग्स प्रिस्क्राइब करे गए जो कि बहुत महंगे थे, जो कि कहीं से मिल भी नहीं रहे थे, और कोई ऐसा प्रूवन एविडेंस भी नहीं था कि वो जो ड्रग्स होंगे लाइफ सेविंग ड्रग्स हो पाएंगे। इट वॉज वेरी कॉमन दैट एवरी पेशेंट हु वॉज विजिटिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनका 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का बिल बनाया जाता था। तो यहाँ पे मेडिकल एथिक्स की बात आती है दैट इन सच ए सिचुएशन, ऑलरेडी जब इतनी महामारी चल रही है, जब ऑलरेडी इकोनॉमी इतनी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, सो इज इट जस्टिफाइड ऑन द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर टू इन्फ्लेट द बिल्स लाइक दैट? Ability to judge emerging scientific evidence for correctly guiding clinical practice। ठीक है, सो जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी एफिशिएंटली नहीं कैरी आउट करी गई थी। अगर करी गई होती तो शायद हमको ये जो वेरिएंट्स अभी आ रहे हैं, जो वेरिएंट्स के बारे हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, या मे बी सेकेंड वेव की जो इंटेंसिटी थी उसके बारे भी हमको पता लग सकता था अगर हमने क्लिनिकल स्टडीज करी होती, अगर हमने जीनोम सीक्वेंसिंग करी होती, अगर हमने उसमें टैलेंट और नॉलेज इन्वेस्ट किया होता। ठीक है, unfiltered medical information during the pandemic needs to be challenged by sound scientific methodology। Now एक तो पैंडेमिक कोरोना वायरस का चल रहा था, दूसरा पैंडेमिक इंफॉर्मेशन पैंडेमिक चल रहा था। उसके बाद पैंडेमिक के दौरान खास करके पिछले 1-1.5 साल में हर कोई वायरोलॉजिस्ट बना हुआ है, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, एवरीबडी इज अ साइकोलॉजिस्ट, एवरीबडी हैज बिकम एवरीथिंग सिटिंग एट होम फ्रॉम द लास्ट 1.5-2 years। सो इस तरह की अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन, मेडिकल इन्फॉर्मेशन अगर डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करेंगे, सो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर एवरीवन। देन how can medical education be more effective? So number one, medical education must teach the essential principles of epidemiology, right, and statistics that underline good research। ठीक है जी, so doctors should be capable of intelligent interpretation and judicious application of new scientific information। ठीक है, टाइम कम है, इतना टाइम नहीं है कि हम वेट कर सके कि भाई उससे पहले कोई और वेव आए, थर्ड वेव आए, फोर्थ वेव आए, या पता नहीं कितने मर्जी वेव्स आ सकते हैं। सो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास डॉक्टर्स के पास अवेलेबल है, जो भी डेटा उनके पास अवेलेबल है, अब ऑब्वियसली आपसे और मुझसे तो कई गुना ज़्यादा समझदार वो डॉक्टर्स हैं जिनके पास ये डेटा अवेलेबल है और जिसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो उनको चाहिए कि वो अपनी एनर्जी और अपना टैलेंट इसके रिसर्च में और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें और आने वाले मुसीबतों से हमको भी बचा सके। Untested drugs for COVID abound in clinical practices because medical education failed to impart skills। Example, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। अब इस ड्रग को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत हवा मचाया था पिछले साल, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि अगर ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ड्रग है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर काफ़ी होता है, कि अगर ये इंडिया नहीं भेजेगा तो हम इस तरह के लाइक सैंक्शंस लगाने के भी उन्होंने थ्रेट दिए थे कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो अब ये जो हवा चली थी इन ड्रग्स को लेके, चाहे वो रेमडेसिविर है, चाहे वो टोसिलिजुमैब है, चाहे वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, सो अब इस तरह के ड्रग्स कितने एफिशिएंट हैं कितने नहीं हैं ये तो किसी को नहीं पता था उस टाइम पे, लेकिन इस बात का हुआ मच गया था। इसका नतीजा एक और था कि हमने ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स भी देखा, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन भी देखी, राइट। सेकेंड वेव के टाइम पे ऐसा बहुत कुछ हुआ था, राइट, कि कितनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी मेडिसिन की, जबकि ये सब अनटेस्टेड वर्जन्स हैं, अभी कुछ पता ही नहीं था कि इसका कितनी एफिकेसी है कि नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ कह रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ कह रही है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स कुछ कह रहे हैं, दवाई के मैन्युफैक्चरर्स कुछ कह रहे हैं। सो इस सब के बीच में डॉक्टर्स का रोल है कि वो एक इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड ओपिनियन पब्लिक को दे सके। ठीक है, हाउ कैन मेडिकल नाइविटी बी डेट्रीमेंटल? नाइविटी मीन्स भोलापन। ठीक है,
It is unwise to assume that positive test invariably means presence of disease and negative test signifies its absence. ठीक है, हर एक के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जरूरी नहीं है कि जो कोरोना पॉजिटिव पर्सन हो उसको डिजीज है और जो कोरोना नेगेटिव उसको डिजीज नहीं है. हर एक इंसान के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. काफी बार ऐसा भी हुआ था कि जो कोरोना पॉजिटिव होते थे उनको सिम्टम्स नहीं होते थे, अभी भी ऐसा होता है, और जो कोरोना नेगेटिव लोग होते थे उनके अंदर सिम्टम्स होते थे. तो डॉक्टर्स को ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और अकॉर्डिंगली टेस्ट प्रिस्क्राइब करना भी एसेंशियल है. बिकॉज डॉक्टर्स अभी सेकेंड वेव के टाइम पे हर किसी को चेस्ट, ये जो सीटी स्कैन का टेस्ट था, हर किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे थे विदाउट अप्लाइंग एनी प्रिंसिपल. Unnecessary prescription of tests can cause financial and biological cost to patients. So जैसे हमने ये चेस्ट का जो सीटी स्कैन के टेस्ट की बात करी, अननेसेसरी हर एक पेशेंट को जरूरत नहीं थी अपना सीटी स्कैन कराने की, बट बिकॉज वो हवा चली हुई थी, बिकॉज एवरीबडी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स का रोल नहीं रहा था हम सबकी हेल्प करने के लिए. आफ्टर ऑल वो फोर फ्रंट में रहे हैं, वो कोरोना वॉरियर्स हम उनको कहते हैं. दे हैव रियली हेल्प्ड अ लॉट, दे हैव स्टूड देयर इन दी हॉस्पिटल्स. बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा 24 घंटे पूरी रात पूरा दिन खड़े होकर लोगों की सेवा करी है. बट फिर ऐसी पिक्चर भी आती है, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में पुलिस की बात करी थी, उस तरह से इस आर्टिकल में हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं कि ये पूरा प्रोफेशन, हम नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा प्रोफेशन गलत है, यहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स ही मनी मिंटिंग के लिए बैठे हुए हैं. बट ऐसी रिपोर्ट्स आई थी न्यूज़ में, हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई थी. नाउ टेलीमेडिसिन, जो ऑनलाइन कंसल्टिंग का प्रोसेस आजकल शुरू हुआ था, हाउ कैन टेलीमेडिसिन बी इफेक्टिव? और ये जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का प्रोसेस है विद द डॉक्टर एंड द पेशेंट, ये फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है. हमारे कंट्री में मोस्टली ये पैंडेमिक के टाइम पे ज़्यादा शुरू हुआ था. नाउ टेलीमेडिसिन हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट ब्रिज टू क्लिनिकल केयर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी. ठीक है, सो ऑब्वियसली ईजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है. ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्टर के साथ अपने सिम्टम्स, जो भी आपको प्रॉब्लम है, डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. Now it can become an established component of healthy system for a long time to come. Even if अगर कल को पैंडेमिक, कोरोना वायरस का पैंडेमिक कंप्लीटली खत्म भी हो जाए, तभी भी इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है. कन्वीनियंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के आप ऑनलाइन अपने डॉक्टर के साथ, अगर आपको लगता है कि इतनी नहीं अर्जेंसी डॉक्टर को फिजिकली मिलने की, तो आप ऑनलाइन बैठ के भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. मेडिकल एजुकेशन मस्ट इम्पार्ट द नीडेड टेक्निकल एंड सोशल स्किल्स टू मेक टेली कंसल्टेशंस इफेक्टिव एंड सेफ. ठीक है जी. नाउ एक बड़ी अच्छी कोट है यहाँ पे एंड में, ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, लिविंगस्टन ट्रूड्यू. इनका कोट है दैट द ड्यूटी ऑफ अ फिजिशियन इज टू क्योर समटाइम्स, टू रिलीव ऑफन एंड टू कंफर्ट ऑलवेज. ठीक है, बहुत अच्छी कोट लगी मेरे को ये, कि जो रोल है डॉक्टर का वो इतना ज़्यादा क्योर करने का नहीं है, ना ही पेशेंट को रिलीव करने का है, बट पेशेंट को कंफर्ट करने का है. कोरोना वायरस के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, हमने ऐसे कितने सारे पेशेंट्स देखे जो कि डर में रह रहे थे हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में. फैमिलीज़ को डर था, उनको अपनी फैमिलीज़ के लिए डर था. अब इस तरह की सिचुएशन में एक डॉक्टर ही उनको होप दे सकता है, डॉक्टर ही उनके चेहरे पे स्माइल लेके आ सकता है. डॉक्टर अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने कंपैशन के थ्रू, इसके थ्रू एक पेशेंट के माइंड से स्ट्रेस रिलीव कर सकता है. तो इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को आने वाले टाइम में, कि उनको मिलनी चाहिए. इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स भी उनको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपनी मेडिकल एजुकेशन के प्रोफेशन में. बिकॉज डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप ही माना जाता है, तो इस करके डॉक्टर्स की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि वो अपने पेशेंट्स का ख्याल और कंफर्ट अच्छी तरह से रखें. चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन कास्ट द रोड नॉट टेकन. ये बहुत अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था. दिस इज रिटन बाय सुहास पालशेखर. ये एक बहुत अच्छे और जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और खास करके जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये देख रहे होंगे, आप इनको काफ़ी सारे आर्टिकल्स में जो पढ़ते हैं, अगर आप इनके आर्टिकल्स पहले भी पढ़े हुए हैं, तो आप इनको कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में. पॉलिटिकल साइंस में जो आप अपने आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं, आप इनको कोट भी कर सकते हैं. और ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स, इनके इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते रहते हैं, स्पेशली इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट, रिजर्वेशंस, करप्शन, इस तरह के इश्यूज पे काफ़ी अच्छा लिखते हैं वो. ठीक है. नाउ कंटेक्स्ट क्या है इसमें? सोशल जस्टिस वर्सेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ये कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल का. अब इनका ये कहना है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो पूरा का पूरा कामधाम है, ये इतने सालों से इंडिया में चलता आ रहा है. इसका सोल्यूशन अभी तक पॉलिटिशियंस ने क्या दिया है? रिजर्वेशन. ठीक है, बट क्या ये कंप्लीट सोल्यूशन है? बिकॉज अभी हाल ही में क्या हुआ था आप जानते होंगे. अभी पीछे महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली थी कि उनका जो मराठा कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, उनको
कोटा देने की बात चल रही थी कि वो उनको कोटा देना चाहते हैं, एजुकेशन में, जॉब्स में रिजर्वेशन देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटिशन उनकी रद्द कर दी थी। ये मई 2021 की बात है। ये कह के कि अगर उनको कोटा आप दे देंगे मराठास को, तो आपका जो कोटा है पर से टोटल, वो 50% से एक्सीड कर जाएगा। जो कि आपको ये भी पता होगा कि इंदिरा साहनी जजमेंट 1992, तो इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा था कि जो कोटा है 50% से 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 50% जनरल कैटेगरी का कोटा रहेगा और 50% नॉन जनरल कैटेगरी का कोटा रहेगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है सुप्रीम कोर्ट के 1992 जजमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। पॉलिटी में इसके बारे आप आई एम श्योर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। इनफैक्ट आज के लेक्चर में ऐसी 2-3 और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे भी आप जरूर रीड करिएगा। पूरी जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जो बेसिक हाईलाइट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो रेमेडीज फॉर रिमूविंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कीप अल्यूडिंग अस ड्यू टू टू रीजंस, कास्ट बेस्ड इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल सेल्फ राइटियसनेस। अब बहुत बार ऐसा भी हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी और जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा अपनी वोट को मोबिलाइज करने के लिए कोटास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रिजर्वेशंस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस इंडिया में चलती आ रही है, ये सोशल जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर पाई है। जस्ट बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन डज नॉट गिव सोशल जस्टिस। और रिजर्वेशन भी उसको मिले जिसको जरूरत है। अब वो किसको जरूरत है, उसके लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा SECC का डेटा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक बहुत अच्छा डेटा है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये पता लगा सकती है कि कौन से वो वर्ग के लोग हैं जिनको कोटे की जरूरत है, और विद इन द कैटेगरी, यानी कि ओबीसी कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी हो, विद इन दैट कैटेगरी कौन से ऐसे हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, ऐसा है कि बहुत डोमिनेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे मराठास हो गए, जाट्स हो गए, ठीक है, पाटीदार हो गए, गुजरात के पटेल कम्युनिटी। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट और पॉलिटिकल क्लाउड होल्ड करते हैं अपने अपने रीजन्स में। ठीक है, उसके बावजूद भी ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्लाउड होल्ड करते हैं अपनी स्टेट में, उनको रिजर्वेशन और कोटा देने की बात की जाती है, बिकॉज वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने के खातिर। ठीक है, सो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की गेम डोमिनेंट कास्ट्स में भी होती है और लोअर कास्ट में भी रहती है। लेकिन क्या ये जस्टिस प्रोवाइड कर पाएगा? ऐसा भी हो सकता है कितने सारे लोग होंगे जो जाट हैं या जो पाटीदार हैं लेकिन बहुत गरीब हैं, उनको वाकई में कोटा की ज़रूरत है, पर ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो इन कम्युनिटीज़ से हैं लेकिन वो वेल ऑफ हैं, फाइनेंशियली बहुत साउंड है, लेकिन उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। सो ये कन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है जी, सो ये लेगेसी मंडल कमीशन से चलती आ रही है, बीपी मंडल। ये कमीशन 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इस्टेब्लिश करी थी, और इसकी रिकमेंडेशन वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में स्वीकार करी थी, एक्सेप्ट करी थी। ठीक है, इसको चल के काफ़ी हंगामा भी हुआ था। आमतौर पे कहा जाता है कि जो 1990s का जो डेकेड है वो 3 M's के नाम से बहुत इनफेमस है, मंडल, मंदिर और मस्जिद। ठीक है, बिकॉज ये कम्युनल और कास्टिस्ट पॉलिटिक्स 1990s के डेकेड में काफ़ी देखा गया था। तो लेगेसी क्या है मंडल कमीशन की? सो 3 डायमेंशंस थे जो आज से 30 साल पहले 1990 में जो मंडल कमीशन एक्सेप्ट की थी, आज इस बात को 30-31 साल हो गए हैं। सुहास पालचेकर कहते हैं दैट द मैरिज बिटवीन पॉलिटिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस गिव बर्थ टू अ कंसेंसस व्हिच हैड 3 डायमेंशंस। नंबर 1, एक्सेप्टिंग दैट कास्ट इज द मेन कॉज ऑफ ट्रेडिशन बॉर्न बैकवर्डनेस, के बैकवर्ड होने का कारण सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं है या सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं है, बट बिकॉज कास्ट के करके वो बैकवर्डनेस है। तो कोई सब्सटैंशियल रीजन नहीं हुआ कि जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट आप कहें कि आपकी बैकवर्डनेस डिटर्मिन की जा सकती है। रिजॉर्टिंग टू रिजर्वेशन एज द ईजिएस्ट पॉलिसी रिस्पॉन्स, कि भाई रिजर्वेशन दे दो, कोई बात नहीं, उनको जस्टिस मिल जाएगा, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। Accommodating the political aspirations of the backward sections by expanding the social base of the political elite. अब जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जैसे जाट्स की बात करी, पटेल्स की बात करी या मराठास की बात करी, ये बहुत डोमिनेंट कास्ट हैं अपने अपने रीजन्स में। चाहे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान की बात करें, वहाँ पे जाट्स एक बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी है। महाराष्ट्र की बात करें, मराठास बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी है। इनफैक्ट कितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के जो है जो मराठास हैं। ठीक है, उस तरह से पंजाब हरियाणा में भी कितने सारे मिनिस्टर्स हैं जो जाट हैं।
अगर हम गुजरात की बात करें, सो जस्ट बाय एक डोमिनेंट कम्युनिटी को आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में आके रिजर्वेशन दें, तो ये बात जस्टिसेबल नहीं है। Now, marriage between politics and jurisprudence has resulted in unwanted child, that is deadlock on social justice. तो social justice वो unwanted child है जो कि ये तरह के रिलेशन से निकल के आया है और इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। सो जो रिलेशन बना है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड jurisprudence, उसका रिजल्ट है कंफ्यूजन एंड डेडलॉक ऑन सोशल जस्टिस। तो सोल्यूशन अभी भी निकला, 30 साल हो गए मंडल कमीशन को, लेकिन अभी भी सोशल जस्टिस का जो क्वेश्चन है वो अभी भी लैंग्विशिंग है। नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द करंट डेडलॉक? ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं दैट पहला डायमेंशन ऑफ द करंट डेडलॉक ये है दैट रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड्स फॉर रिजर्वेशन मेड बाय रिलेटिवली बेटर ऑफ एंड पॉलिटिकली पावरफुल कास्ट्स, ठीक है, लाइक जाट्स एंड मराठास। सेकेंड, डीप गैप दैट एग्जिस्ट विद इन द बैकवर्ड सेक्शंस, ठीक है। So, thirdly, sharpening caste identities and weakening social justice agenda. ठीक है? So, because of the misuse and overuse of the weapon of reservation, ये जो पुरानी पॉलिटिक्स की गेम जो जनरेट हुई थी मंडल कमीशन से, ये अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब इसके बियॉन्ड क्या सोशल जस्टिस मिला है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या एक रिजर्वेशन देने से, कोटा देने से जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, इतने इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री में, इतनी कमीशंस बिठाई गई हैं हमारी कंट्री में, उसके बावजूद भी क्या इनको जस्टिस मिल पाया? नहीं मिल पाया। सिर्फ एक कोटा देने से अभी भी कितनी कम्युनिटीज हैं जो अभी भी बैकवर्ड हैं। सोशल जस्टिस का जो डायमेंशन होता है ना, वो रिजर्वेशन तक सीमित नहीं होता। सोशल जस्टिस इज मच मोर बियॉन्ड देन दैट। सोशल जस्टिस के लिए गवर्नमेंट को डेलिब्रेट एफर्ट्स करने पड़ते हैं टू इंश्योर कि पहले तो ये पता करो कि कौन से लोग हैं जो कि एक्चुअल में बैकवर्ड हैं। उसके लिए स्टडी करना पड़ता है, सोशल इकोनॉमिक SECC जो डेटा है उसको स्टडी करना पड़ता है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा जो है। ओके, व्हाट आर द इश्यूज विच रिक्वायर कंसिडरेशन इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी डिस्कशंस? तो कौन से वो मुद्दे हैं जिसपे अभी डिलिबरेट डिस्कशंस और एंगेजमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? पहला, इंट्रा ओबीसी डिफरेंशिएशन, यानी कि विद इन दी ओबीसी कास्ट, विद इन दी ओबीसी कौन सी ऐसी बाकी सब कास्ट्स हैं जिनमें अभी तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं पहुंचा या जिनको एक्चुअल में कोई एफर्मेटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन आपको पता होगा, एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? एफर्मेटिव एक्शन वो एक्शन होता है जो सरकार लेती है टू प्रोवाइड इक्वालिटी टू दोज हु आर डिप्रीव्ड ऑफ सर्टन काइंड ऑफ गोल्स, ठीक है। सो हालांकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी डन, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात भी होती है, दैट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन, यानी कि जो लोग डिप्रीव्ड हैं, जो लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए सरकार कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करती है, उसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। बट वो पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनको एफर्मेटिव एक्शन चाहिए हैं। डोमिनेंट कास्ट के लोगों को या जो ऑलरेडी अच्छा स्टेटस एंजॉय करते हैं, उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन नहीं होना चाहिए। स्पेशल एडवांटेजेस एंड लॉजिक ऑफ रिजर्वेशन इन 3 डिफरेंट एरिनाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देन थर्डली, लिमिट्स ऑफ रिजर्वेशन एंड वी नीड टू थिंक एडिशनल मेजर्स बियॉन्ड रिजर्वेशन, ताकि हम उस तरह की पॉलिसी गाइडलाइंस लेके आ सकें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। हाउ टू क्वांटिफाई बैकवर्डनेस? बैकवर्डनेस को कैसे क्वांटिफाई करें? पहला, कंफ्यूजन इसमें क्यों है बैकवर्डनेस को क्वांटिफाई करने में? बिकॉज ग्रुप सोशल लोकेशन एंड ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर ये नहीं पता, और दूसरा, बैकवर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्टॉर्शंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है जी। सो ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आती है इसमें? दैट रिजर्वेशन इज बाउंड टू बिकम द प्लेथिंग ऑफ द पॉलिटिकल क्लाउड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। सो जाट, मराठास, पटेल्स, इनके लिए रिजर्वेशन का मुद्दा आने वाले टाइम में ये अभी हॉटशॉट इशू रहेगा, ठीक है। which will produce a regime of separate reservation for relatively dominant castes. Now, this whole concept is against the concept of social justice. तो ये सोशल जस्टिस नहीं हुआ अगर रिलेटिवली डोमिनेंट कास्ट को रिजर्वेशंस फिर दी जाएंगी। नीड ऑफ द आवर इज टाइम इज राइप फॉर द थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो थोड़ी सी हिस्ट्री इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बैकवर्ड क्लास कमीशन अभी तक कितनी सेट हुई हैं? पहली थी जी काका कालेलकर कमीशन,
ये 1953 में सेट करी गई थी अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ने ये सेट करी थी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एट द नेशनल लेवल। इस कमीशन की रिकमेंडेशंस को 1961 में रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड थी मंडल कमीशन। ये बहुत पॉपुलर रही है। मंडल कमीशन को लेकर 1990s में बहुत पॉलिटिक्स हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, मंडल, मंदिर और मस्जिद, इन तीनों मुद्दों को लेके इंडिया बटा रहा था 1990s से लेके लेट 1990s। वो जो पूरा डेकेड था इसी में निकल गया, इसी फाइट्स में निकल गया, कम्युनल एंगल में, कम्युनलिज्म में और कास्टिस्ट एंगल्स में। ठीक है जी। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल इन 1979 बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट बाय मोरारजी देसाई। एंड ये रिपोर्ट को कंप्लीट हालांकि 1983 में किया गया था, लेकिन अब अगेन पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट गेन करने के लिए वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में इस कमीशन की रिपोर्ट्स को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, एंड दैट रिजल्टेड in incremental of quota. So Mandal Commission recommended increasing the existing quotas which were only for SC and ST. So before that, before 1990 सिर्फ 22.5% कोटा था which was for SC ST, और ये बढ़ाकर 49.5% पे कर दिया गया to include the OBCs as well in this category. So SC, STs and also OBCs. ठीक है। So ये सारा इस आर्टिकल के बारे था। नेक्स्ट है जी, ये आज आया आर्टिकल द हिंदू में, बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये भी। इंडिया नीड्स अ रिन्यूड हेल्थ केयर सिस्टम। चलो, इसमें कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है द फोकस इज ऑन द पब्लिक हेल्थ एंड रेगुलेट प्राइवेट हेल्थ केयर। ठीक है। अगेन कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते, जैसे हमने अभी अपने पोस्ट पैंडेमिक डॉक्टर के आर्टिकल में बात करी थी कि मेडिकल एथिक्स हैड टेकन अ राइट। प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स जो थे, जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थे, दे वर परफॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। नाउ अभी एक न्यू मिनिस्टर, एक नए हेल्थ मिनिस्टर आए हैं कैबिनेट में, राइट। अब उनके लिए इस आर्टिकल में जो ऑथर हैं क्या बोल रही हैं, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ रोल शुड ही प्ले टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर एंड कैसे एफिशिएंटली प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया दैट हाउ हैव द डेवलप्ड स्टेट्स फेयर्ड इन द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द हेल्थ क्राइसिस। तो एग्जाम्पल यहाँ पे महाराष्ट्र और केरला का दिया गया। दोनों स्टेट्स जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल पर कैपिटा, GSDP उनकी ऑलमोस्ट सेम है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। तो उन दोनों स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो फर्टिलिटी रेट्स हैं उनमें बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। केरला में जो फर्टिलिटी रेट्स हैं, यानी कि जो डेथ रेट है, वो 0.48% है, 0.48%। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यही दो स्टेट्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा केसेस भी आ रहे थे कोरोना वायरस के। अभी भी इन दोनों स्टेट्स में से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ठीक है। तो केरला का फर्टिलिटी रेट 0.48% है जी, और महाराष्ट्र का 2.04%। तो महाराष्ट्र का ज्यादा है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? Studies suggest that the huge differences in the effectiveness of the public health systems. Kerala has per capita 2.5 times more government doctors and higher proportion of government hospital beds when compared to Maharashtra. ठीक है जी। सो केरला का जो हेल्थ सिस्टम है दैट इज इंटायरली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, दैट इज इंटायरली पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स है। जबकि महाराष्ट्र में जो उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो ज़्यादातर डोमिनेंट है प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में। ठीक है। महाराष्ट्र का प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर वीक है। केरला का पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। सो क्लियरली जो महाराष्ट्र का प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है दैट हैज़ फेल्ड, दैट इज़ वेरी वीक, वेरी इनएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ केरला's पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर। सो Maharashtra has a large private healthcare sector which is weaker as compared to the strong public healthcare services in Kerala. Right. So what should be the immediate focus of the new health minister? So National Health Mission since 2017. So government allocation इसके लिए बहुत कम रही और डिक्लाइन हो रही है over the period of time. In fact, ये फिगर अगर आप पढ़ेंगे that this year's central allocation for National Urban Health Mission is rupees, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट हुए, 1000 करोड़। तो जस्ट इमेजिन जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है उसका बजट इज ओनली रुपीज 1000 करोड़ विच अमाउंट्स टू लेस देन रुपीज टू पर मंथ पर अर्बन इंडियन। ये है बजट अर्बन हेल्थ मिशन का, 1000 करोड़, जो कि अगर पर पर्सन लगाया जाए ऑन एक अर्बन इंडियन के अगर
ऑन अ पर अर्बन इंडियन बेसिस, तो वो 2 रुपये आता है. दिस इज द कॉस्ट, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. वाई शुड द प्राइवेट सेक्टर बी रेगुलेटेड? Massive hospital bills have caused untold distress even amongst the middle class. ठीक है जी. अब 4-5-6 लाख का जो अगर हॉस्पिटल का बिल आएगा, ठीक है, तो नॉट एवरीबडी वुड बी एबल टू अफोर्ड दैट. एंड ऑलरेडी बिकॉज कंट्रैक्शन चल रही है इकोनॉमी में, लोगों की जॉब्स नहीं है, सो डेफिनेटली दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. So the remdesivir panic was significantly linked with major overuse of this medicine by unregulated private hospitals. ठीक है. सो जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी कि रेमडेसिविर हो, टोसिलिजुमैब हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, इस तरह की मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शंस देके, और बाय द वे इसकी बहुत ब्लैक मार्केटिंग हुई. ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस में मार्केट में मिल रही थी. पहली बात तो अगर ये मिल जाती तो बहुत लकी थे लोग. दूसरी बात, लोगों को तो नहीं पता ना ये क्यों लेना है क्यों नहीं लेना. रेमडेसिविर का इंजेक्शन क्यों लेना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्यों लेनी है, टोसिलिजुमैब क्यों लेना है, लोगों को तो नहीं पता ना. डॉक्टर्स को पता था, लेकिन वो प्रिस्क्राइब कर ही जा रहे थे. जबकि साइंटिफिकली प्रूवन तो एविडेंस अभी कहीं भी नहीं आया था कि ये कोई क्योर कर सकते हैं कोरोना वायरस का. एंटीवायरल जरूर है रेमडेसिविर, बट कोई ऐसा एविडेंस अभी तक नहीं आया जो बता सके कि ये कोरोना वायरस से जो संक्रमित पेशेंट है उसको बचा सके. ऐसा देयर इज नो एविडेंस टिल नाउ. So irrational use of steroids in COVID-19 patients, especially diabetics, led to a frequent outbreak of black fungus, जिसको हम कहते हैं. No, black fungus is not something which is new. Black fungus एग्जिस्ट करती है, ब्लैक फंगस की बीमारी भी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पे नहीं होता. अब ये जो स्टेरॉइड्स के इर्रेशनल यूजेज, जो स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए जा रहे थे, तो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी वीक कर देते हैं. और जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो और अगर आप डायबिटिक हो तो आप ज़्यादा प्रोन होते हैं ब्लैक फंगस, यानी कि जो म्यूकोरमाइकोसिस की जो बीमारी है उससे प्रोन होने के लिए. ठीक है. सो अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज मेडिसिन एंड ड्रग्स वाज नॉट रिक्वायर्ड. ये कौन कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स, विच इज वाई इनको रेगुलेट करने की ज्यादा जरूरत है. तो क्या हमारे लॉज में कोई ऐसा प्रोविजन है जो प्राइवेट हेल्थ केयर को रेगुलेट कर सके? यस, वी हैव अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसको CEA कहते हैं. ये 2010 में पास किया गया था और अभी सिर्फ 11 स्टेट्स में एप्लीकेबल है. ये एक्ट इतना इफेक्टिव अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ पूरे इंडिया में. ऑन पेपर ही एग्जिस्ट करता है बट इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हुआ. सो डिस्पाइट दिस प्रोविजन 15 डिस्पाइट दिस एक्ट, डिस्पाइट दिस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसके बावजूद 15 से ज्यादा स्टेट्स ने डिजास्टर रिलेटेड प्रोविजंस के एक्ट को इंप्लीमेंट किया था, इन्वोक किया था, सो दैट वो डिजास्टर रिलेटेड प्रोविजंस के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट कर पाए. जबकि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक सेक्टर स्पेसिफिक एक्ट है विच डायरेक्टली डील्स विद द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर, तो उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट करा गया. ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर इन पब्लिक इंटरेस्ट नाउ मस्ट बी अ क्रिटिकल एजेंडा. ठीक है जी. व्हाट डज नीति आयोग रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्स ऑन दिस इशू? नीति आयोग का इस पे क्या कहना है? नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी, रिसेंटली डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर. तो ये जो ऑथर हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा, उनका ये मानना है कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है, वो ऑलरेडी रेगुलेटेड नहीं है. अगर हम और इंकरेजमेंट देंगे प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को तो उससे रेगुलेशन में और प्रॉब्लम आएगी. सो इस करके वो जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, वो इतने फेवर में नहीं है कि हेल्थ केयर सेक्टर्स को ज़्यादा मशरूमिंग के लिए अलाउ किया जाए. ठीक है. सो नो मेंशन ऑफ द नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स. कंक्लूजन. So the epidemic should not be used as a prime business opportunity to be exploited. ठीक है जी. सो इस डिजास्टर का फायदा नहीं उठाना चाहिए अपनी जेब भारी करने के लिए, अपनी जेब ज़्यादा बढ़ाने के लिए. तो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है जी. सो प्रपोजल्स फॉर हैंडिंग ओवर पब्लिक हॉस्पिटल्स टू प्राइवेट ऑपरेटर्स हु वुड देन ऑपरेट ऑन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स इज डीपली वरीसम. ठीक है. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो और बात है. लेकिन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स को अगर आप प्राइवेट हेल्थ केयर के हाथ में सौंप देंगे, नो डाउट प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मानता हूँ एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाइजीनिक इन्वायरमेंट रहता है, सब ठीक रहता है, फाइन. बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. नॉट एवरीबडी इज एबल टू अफोर्ड अ ट्रीटमेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट. सो इट इज़ नॉट वाइज डिसीजन कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम प्राइवेटाइज करने के डायरेक्शन में जाएं. क्रिटिकल टू रीबिल्ड पीपल्स ट्रस्ट इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो कि ऑब्वियसली नहीं है. पहली बात तो पब्लिक, अब सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, कोरोना हो या ना हो, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता. ठीक है. सरकारी हॉस्पिटल जाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए. बट क्वालिफाइड और अच्छे इन्फॉर्म डॉक्टर्स तो देखा जाए तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में ही होते हैं.
राइट। बट लोगों का जो ट्रस्ट है वो इतना अभी नहीं है पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में हम ये भी देखते हैं कि बेड्स की शॉर्टेजेस थी अभी। अब बेड्स की शॉर्टेज चलो हर जगह थी, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, बट इन जनरल लोगों का जो परसेप्शन है स्टेट इंस्टीट्यूशंस में कम है। सो नीड ऑफ द आर इज कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में बढ़े, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सरकार को बजट जो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, वाई सेक्शन 124A। ठीक है जी। तो ये अब दो आर्टिकल्स हैं, एक ये वाला और अगला वाला, जो सेडिशन से रिलेटेड है, सेक्शन 124 से रिलेटेड है। ये आज आया इंडियन एक्सप्रेस में। ये किस कंटेक्स्ट में है? ये इस कंटेक्स्ट में है कि एक पिटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना, ही इज़ वेरी वोकल ऑन मेनी इश्यूज। अभी 2 हफ्ते पहले उनका एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था रूल ऑफ लॉ नॉट रूल बाय लॉ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें उस आर्टिकल में लिखी थी, और इस पिटिशन को लेके भी इनके कुछ व्यूज़ रहे थे। सेडिशन को लेके, सेडिशन का जो लॉ है क्या हमको वाकई में चाहिए आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज ये एक कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम का एक ये लॉ था। तो बट व्हाई डू वी स्टिल इनकॉर्पोरेट द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? सो व्हाट आर द व्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ठीक है जी। Colonial era legacy that penalizes sedition with a maximum punishment of life imprisonment and empowers the police to arrest without a warrant। ठीक है, ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं, सेडिशन के केसेस फाइल हो जाते हैं, चाहे CAA प्रोटेस्टर्स थे, या चाहे अगर हम चलो UAPA की बात करें, NSA की बात करें, NSA की बात करें, तो ये भी बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। ठीक है, सो सेडिशन हो, UAPA हो, NSA हो, तो कहीं ना कहीं इतने टाइम से ये तीनों लॉज को लेके ही बहुत सारी बात चल रही है कि ये तीनों के तीनों लॉज को हम why is it not that these 3 laws are abolished completely? ठीक है, so Chief Justice NV Ramana questioned the need for a law that was used by the British to silence Mahatma Gandhi and Bal Gangadhar Tilak। ठीक है, तो CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन का ये ऑब्जर्वेशन भी था दैट कोर्ट शुड आस्क मोर क्वेश्चंस टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज व्हेन दे इन्वोक 124A। सो जैसे कि अभी हम बात करी थी UAPA को लेके या NSA को लेके, जहाँ पे जो जुडिशरी थी इतना इफेक्टिवली इंटरवीन नहीं कर पाई। ठीक है, एंड बहुत सारे प्रिजनर्स हैं, दे आर स्टिल लैंग्विशिंग इन द जेल फॉर सो मेनी ईयर्स, अभी तो कोई इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट नहीं हो पाई। तो ऐसा क्यों है कि ये सेडिशन की भी अगर बात करें तो सेडिशन को लेके भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, स्टूडेंट्स को या सिविल एक्टिविस्ट को ऐसे जेल में डाला जाता है, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास कोई आंसर नहीं होता, कोई एविडेंसेस नहीं होते कि उनको किस बेसिस पे डाला गया है। सो ये अब सेडिशन क्या है और किस बेसिस पे लोगों को सेडिशन एक्ट के अंदर डाला जाता है जेल में, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी केदारनाथ सिंह जजमेंट 1962 की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे आप जरूर रीड करना इंटरनेट पे। आई एम श्योर इसके बारे में आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं कि इस जजमेंट का क्या बेसिक कंटेक्स्ट था। तो 1962 में एपेक्स कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ को अपहोल्ड किया। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्राइक ऑफ कर देना चाहिए, इसको अपहोल्ड किया। ठीक है जी। उन्होंने ये भी कहा 1962 की जजमेंट में दैट सिटीजंस हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, राइट टू डिसेंट, राइट टू डिसएग्री विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हम किसी पॉलिसी से एग्री कर सकते हैं, किसी पॉलिसी से नहीं एग्री कर सकते हैं। अगर यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी अगर किसी को नहीं पसंद तो नहीं पसंद, यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी किसी को पसंद है तो पसंद है। सो एवरीबडी कैन एग्री, एवरीबडी कैन डिसएग्री। ठीक है, आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, बट राइट टू डिसेंट, राइट टू डिसएग्री इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द सिटीजंस। ये तब तक ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था 1962 में, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंसाइट वायलेंस, जब तक वो शय नहीं दे रहे, जब तक वो इंस्टिगेट नहीं कर रहे इन एनी काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज टुवर्ड्स द स्टेट, तब तक आप डिसएग्री कर रहे हैं, नहीं एग्री कर रहे हैं, फाइन, नो वरीज। However, it has been observed by the Supreme Court that in recent times, the lower courts have failed to apply the Kedarnath criteria in probing the arrest orders. ठीक है, ओके। सो प्री इंडिपेंडेंस परस्पेक्टिव इसमें थोड़ा सा बात करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस सेडिशन एक्ट को कैसे यूज किया जाता था। सो सेडिशन, ये जो सेक्शन 124A है, ऑफेंस ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC, ये 1870 में इंसर्ट किया गया था कोड में। उसके बाद 1922 पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी को ट्राई किया गया था अंडर दिस एक्ट। गांधी जी की एक बहुत फेमस कोट है सेडिशन पे, इस कोट को आप प्लीज मेमोराइज करना, इसको आप कोट कर सकते हैं किसी एसए में, एथिक्स के पेपर में, या कोई ऐसा क्वेश्चन आपको GS2 में, GS3 में कहीं पूछा गया हो रिलेटेड टू सेडिशन, तो यू कैन ऑलवेज कोट दिस, that perhaps the prince among the political sections of IPC designed to suppress liberty of citizen।
उन्होंने एक और बात बोली महात्मा गांधी जी ने, दैट वन शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस हिज और हर डिसअफेक्शन, नो अफेक्शन, नो लव टूवर्ड्स द स्टेट एज लॉन्ग एज देर इज अ डायरेक्ट कॉल और एक्शन ऑफ इंसाइटिंग और और कमिटिंग वायलेंस। सो जब तक ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि हम कोई वायलेंट एक्टिविटी के थ्रू स्टेट को कोई हार्म पहुंचाना चाहते हैं या कोई वायलेंस के थ्रू हम स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर डिसअफेक्शन है स्टेट के लिए, सो फाइन, एज फार एज हम कोई वायलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जजमेंट्स। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस जजमेंट्स में सबसे पहले आती है केदारनाथ सिंह की जजमेंट 1962 वाली, जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस करी थी। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज द जिस्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ सेडिशन। तो सेडिशन तभी है अगर ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन वायलेंस के लिए इंसाइट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, शय दे रहा है वायलेंस के लिए, तो हम कह सकते हैं उसको सेडिशन चार्जेस के अगेंस्ट बुक कर लो। उसके बाद बलवंत सिंह केस 1995, ये जजमेंट क्या कहती थी? स्लोगन्स फॉर अ सेपरेट सिख स्टेट वाज नॉट फाउंड टू बी सेडिशियस as far as the essential ingredient for incitement to violence is concerned. So सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि इवन अगर कोई एक सेपरेट स्टेट की डिमांड भी कर रहा है बट कोई वायलेंस की सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही, या अगर वो पर्सन पर्सनली इंस्टिगेट नहीं कर रहा कोई वायलेंट एक्टिविटी के लिए, लेकिन वो कोई ऐसी बात कह रहा है जो डेमोक्रेसी में कोई भी कह सकता है, तो भी इसको सेडिशन के अंदर नहीं माना जा सकता। सो द ओनली लिटमस टेस्ट फॉर सेडिशन शुड बी इंसाइटमेंट टू वायलेंस। एंड थर्ड, अभी रिसेंटली विनोद दुआ केस 2021, द टॉप कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ जर्नलिस्ट कैनॉट बी बुक्ड फॉर सेडिशन एक्सप्रेसिंग डिसेंट। सो राइट टू डिसेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगला आर्टिकल अगेन अबॉलिश सेडिशन, ये भी आज ही आया इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है जी, इसको फटाफट हम इसको समझते हैं, इसका कंटेक्स्ट क्या है। इंस्टेड ऑफ रेजिंग क्वेश्चन द कोर्ट शुड रिजॉर्ट टू मेजर्स। तो ये कह रहे हैं जी कि कोर्ट अभी क्योंकि पिटिशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना ने बहुत इसके बारे वोकली बोला है कि जी सेडिशन का जो एक्ट है अभी भी क्यों है, इसको हटा देना चाहिए। तो ये आर्टिकल में ये बात की जा रही है कि इंस्टेड की कोर्ट क्वेश्चंस रेज करे, कोर्ट को चाहिए है कि वो अपने जजमेंट्स के थ्रू खुद ही इस लॉ को रद्द कर दे, इस लॉ को अबॉलिश कर दे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको नलिफाई कर दे, वो कोर्ट्स ही कर सकते हैं एज पर दिस आर्टिकल। विल जुडिशियल रिकंसिडरेशन गिव गुड रिडेंस फ्रॉम सेडिशन? ठीक है जी, अगर जुडिशियल रिकंसिडरेशन या जुडिशियल री इंटरप्रिटेशन अगर हम कह सके, क्या ये सेडिशन से छुटकारा दे सकती है? नंबर वन, इफ द लीगल चैलेंज इज एफिकेशियस इफेक्टिव, द सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है जी। सेकंड, ये तो एक पॉसिबिलिटी होगी, एक री इंटरप्रिटेशन होगी। सेकंड री इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है कि यानी कि पहले में हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देंगे, सेडिशन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, कोर्ट में रिजॉर्ट टू एन ऑल्टरनेटिव एंड इंस्टेड रीड डाउन द लॉ टू अ स्ट्रिक्टर एंड लिमिटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑफेंस। सो एक तो हो सकता है कि कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देगा, ठीक है, इस सेडिशन एक्ट को। दूसरा क्या होगा, कोर्ट ये कहेगा, कोर्ट विल रिजॉर्ट टू एन ऑल्टरनेटिव जो कि इससे ज्यादा मतलब लीनेंट होगा और किसी भी पर्सन को सेडिशन एक्ट के तहत अरेस्ट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सेडिशन एक्ट को कंप्लीटली नलिफाई नहीं किया जाएगा, कोई लाइटर वर्जन होगा सेडिशन एक्ट का, लेकिन सेडिशन एक्ट को इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल और स्ट्रिक्ट होगा और उतना ही डिफिकल्ट होगा कि इजीली आप सेडिशन एक्ट के थ्रू किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। What was the observations in the Kedarnath judgment? So originally defined as the act of inciting disaffection, which included feelings of enmity, hatred, and contempt. ठीक है, so the litmus test was incitement to violence or inciting disaffection towards the state. If there is no tendency which will result in disorder through incitement of violence against the government, the charge of sedition cannot be upheld. So incitement to violence was the only litmus test. अगर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस नहीं हो रहा तो सेडिशन को हम अपहेल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है टेंडेंसी की, इफ देयर इज नो टेंडेंसी। ठीक है, अब इस जजमेंट की क्रिटिसिज्म में इस टेंडेंसी वर्ड को जिक्र किया गया है कि अब आप जो टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, इस टेंडेंसी का पैरामीटर कैसे गॉज किया जाए, हम कैसे पता लगाएं कि वो टेंडेंसी इंसाइटमेंट टू वायलेंस की थी या नहीं थी, हाउ टू रियली मेजर दिस टेंडेंसी।
और अगर वो टेंडेंसी नहीं थी इंसाइटमेंट टू वायलेंस की और फिर भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट सेडिशन एक्ट लगाया गया है, सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सो ऑब्जर्वेशन, abolition of the offense of sedition, ठीक है जी, would be posed against a lacuna in the law which would allow for incitement to violence against the governments to be covered under protected speech, ठीक है जी। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि हम सेडिशन को अबॉलिश कर दें, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर अबॉलिश नहीं होता, पर अगर अबॉलिश कर देते हैं, अबॉलिश करने से फिर ये होगा, सेडिशन को अबॉलिश कर दिया तो हर कोई आके इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर सकता है अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो उसको कैसे रोका जाए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में पहली बात यह आती है कि चलो अबॉलिश कर दिया, लेकिन अबॉलिश करने के बाद अगर कोई बोले कि जी अब मेरे पास वो राइट है कि मैं वायलेंस प्रमोट कर सकता हूं अगेंस्ट द स्टेट, तो उसको कैसा रोका जाए। दूसरा फिर ये है कि चलो अबॉलिश नहीं करते हैं, उसकी क्रिमिनलाइजेशन, जो उसकी जो सेडिशन की जो क्रिमिनलाइजिंग टेंडेंसीज हैं उसको नलिफाई कर देते हैं, ताकि जो राइट टू वायलेंस है, राइट टू इंसाइट अगेंस्ट द वायलेंस है, उससे हम प्रोटेक्ट हो सकें। और डेमोक्रेटिकली अगर हम डिसएग्री करते हैं, डिसेंट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दो बातें यहां पे करेगी। इसका कोई मिडिल ग्राउंड निकालने का सजेशन इस आर्टिकल में किया गया है कि अगर अबॉलिश करते हैं तो फिर इंसाइटमेंट टू वायलेंस का जो लिटमस टेस्ट है उसके अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट हो सकता है, तो उसको कैसे रोका जाए। और अगर अबॉलिश नहीं करते हैं, इसको हम नलिफाई करते हैं, देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है जी। सो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन अहेड? सोल्यूशन अहेड ये हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये आइडिया कोर्ट ने केदारनाथ सिंह केस में दिया था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट शुड एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एक्सप्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द रिपरकशंस ऑन द पब्लिक ऑर्डर। तो सबसे पहली बात है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस को कोर्ट को इंटरप्रेट करे और इसको क्लियरली बता पाए कि व्हाट अकॉर्डिंग टू देम मीन्स इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ठीक है। अबॉलिशिंग द ऑफेंस ऑफ सेडिशन विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री स्पीच। हाउएवर ये काम सिर्फ कोर्ट्स कर सकते हैं, अगर अबॉलिश का काम करना है वो कोर्ट्स कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो स्टेटमेंट है इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इसके रिगार्डिंग कोर्ट और बेटर क्लैरिटी दे सके, ठीक है जी। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे एंड कोशिश रही है हमारी तरफ से कि जो स्लाइड्स हैं, जो कंटेंट है सारा, इसमें आर्टिकल्स को एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम डिस्कस करें, ताकि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को तो हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो पाती है, ठीक है जी। सो गाइज मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, तो सी यू ऑन ट्यूसडे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।